वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब एक खुशी की खबर जिसकी सोशल स्टोरी तो हमने डिस्कस की थी और सोशल्स में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन प्रॉफिट में आ गई है। और जब भी पीआईए का जिक्र होता है और उसकी अच्छी खबर का जिक्र होता है तो हम इस प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करते हैं। हाँ, कभी कभार पीआईए से कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि जिनको हम डिस्कस करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, लेकिन जब अच्छी खबर आती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। और अब कई दहाइयों बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए की बात की जाए तो वो प्रॉफिट में आ रही है हाल ही में 21 साल बाद। और हाल ही में अगर थोड़े अरसे पहले की बात की जाए तो इसको प्राइवेटाइज करने के लिए बिड्स का भी इनेकाद किया गया था। अनफॉर्चुनेटली कोई सही बिडर मिला नहीं था और उसके बाद एक एहतजाज का सिलसिला भी था जो इंटरनली पीआईए में जारी था। इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर आज इन डिटेल डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे पीआईए स्पोक्स पर्सन अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि अवाम समेत हमने भी उम्मीदें खो दी थी कि शायद अब ये कौमी एयरलाइन है, अब ज़मीन बोस हो गई है, उस तरह से मुदाखलतें या फिर आप ये कह लें कि जो सियासी तौर पर हम सुन रहे थे कि खसारे में जा रही है, सब कुछ जो भी मामलात थे, अब ऐसे क्या इक़दाम हुए कि अचानक से इतना ज़्यादा खालिस मुनाफा हुआ? बहुत शुक्रिया। देखें, ऑब्वियसली एक खुशी की खबर है और गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अवाम काफ़ी सरप्राइज़ भी है इस बात के ऊपर, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को शायद अभी तक यकीन नहीं आ रहा है इस बात पे। देखें, हमें बुनियादी तौर पे समझना पड़ेगा कि इस परफ़ॉर्मेंस के 2 बुनियादी मुहर्रिकात हैं। एक तो ऑब्वियसली इंतज़ामी मुहर्रिक है कि जिसके अंदर पूरा एक इस्लाहाती मंसूबा पीआईए के अंदर गुज़िश्ता 2-3 साल से अनवेल किया गया। जिसके अंदर पीआईए के अंदर वर्कफ़ोर्स रिडक्शन थी, जो कॉस्ट थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। एक-एक छोटी-छोटी कॉस्ट जहाँ पे आती है, जहाँ पे खर्चा होता है, उनको कंट्रोल किया गया। किस तरीके से नए एग्रीमेंट्स किए गए, जहाज़ की एफिशिएंसी बढ़ाई गई, रूट के ऊपर जिन जहाज़ों के ऊपर डिप्लॉय होते हैं उनको बहुत बेहतर किया गया। प्रोडक्टिव रूट के ऊपर इज़ाफ़ा किया गया, नॉन प्रोडक्टिव रूट जो हैं उनको उन पे या तो कमी की गई या उनको बंद किया गया। तो ये इस तरह के इंतज़ामी इस्लाहात तो अपनी जगह के ऊपर चल रहे थे और वो लोग जो मुबस्सिरीन पीआईए को गुज़िश्ता 2-3 साल या 4 साल से पीआईए का सफ़र देख रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को खुद भी ऑब्ज़र्व किया। लेकिन जो बुनियादी मुहर्रिक, उसका जो सबसे अहम मुहर्रिक जिनको हमें कहना चाहिए, वो गुज़िश्ता साल हुकूमत पाकिस्तान ने पीआईए की बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर किया। अ, निजकारी के लिए पूरा मंसूबा लिया गया क्योंकि पीआईए के ऊपर चूँकि आपको खुद जिस तरह आपने अपने कहा कि गुज़िश्ता 21 साल से पीआईए खसारे का दो-चार था, एग्जैक्टली। खसारे से दो-चार थी और ये 21 साल का जो खसारा है, ये पीआईए ने लामहला फाइनेंस करवाया मुख्तलिफ मालियाती इदारों से, बैंकों से। कुछ अपने असासों के ऊपर कर्ज लिया गया, कुछ सेल्स प्रोसीड पे लिया गया, कुछ सॉवरेन गारंटी के अगेंस्ट लिया गया और पीआईए अपने वसाइल से इन कर्ज़ों की अदायगी कर रही थी। लेकिन हम चूँकि एक ऐसी सिचुएशन में फँस चुके थे कि जिसके अंदर कर्ज़ों का बोझ इतना ज़्यादा हो गया था कि हम उससे लामहला अपने कुव्वत बाज़ू से हम निकलने से टोटली कासिर थे। यानी मैं ये ज़रा थोड़ा-सा वक़्त ले रहा हूँ, लेकिन मैं जी थोड़ा-सा जी। एक्सप्लेन करना ज़रूरी है बिकॉज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जनरली पाकिस्तान में और बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली मिसकंसेप्शन भी है इसके ऊपर कि कहीं ये कोई फिगर्स की जगलरी नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बिकॉज़ मैं सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह की डिस्कशंस बहुत हद तक देख रहा हूँ। हमें समझना ये पड़ेगा कि देखें, अगर कोई भी एयरलाइन जितनी मर्ज़ी एफ़िशिएंट हो जाए, वो 4 या 5% से ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं कमाती। इसका मतलब ये है कि अगर ₹100 आपके टोटल रेवेन्यू हो तो उसके अंदर से 4 या ₹5 आपको मुनाफ़ा होता है। बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट एयरलाइन्स जो हैं वो 7-8% के ऊपर आती हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप 250 अरब सालाना रेवेन्यू कमाते हैं, तो उसके ऊपर आप 9 साढ़े 9 अरब का ऑपरेटिंग मुनाफ़ा या टोटल मुनाफ़ा कमाएँगे। अगर उसी साल में आपको 120 अरब वो करनी हो, डेट सर्विसिंग करनी हो जिसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट हो, तो वो किसी भी सूरत के ऊपर भले जितना मर्ज़ी आप एफ़िशिएंट हो जाएँ, भले जितना मर्ज़ी आप दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन्स के हम पल्ला जाके खड़े हो जाएँ, लेकिन वो आपको अपने वसाइल से पूरा करना मुमकिन नहीं। और यही बात पीआईए की इंतज़ामिया मुख्तलिफ़ औक़ात में हुकूमत पाकिस्तान को, चूँकि वो पीआईए की मालिक हैं या मिल्कियत जो है वो पीआईए की हुकूमत पाकिस्तान की है, तो उस हिसाब से बार-बार वो उनको रिक्वेस्ट कर रही थी या उसके ऊपर बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर उनको आमादा करने की कोशिश कर रही थी। निजकारी मंसूबे के तहत बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग हुकूमत ने एक टफ फैसला लिया, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला लिया और वो बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग कर दी गई। उसका एक इम्पैक्ट तो आपको नज़र आ रहा है कि वो ये हुआ कि जी पीआईए चूँकि ऑपरेशन लेवल के ऊपर गुज़िश्ता 2-3 साल से बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी। एक
वो जब बोझ उतरा तो वो खालिस मुनाफे के अंदर आ अच्छा, गया। लेकिन दूसरी भी हफीज समझने साहब, की मुझे बात एक छोटा सा पॉइंट साथ ये भी एड्रेस कर दीजिएगा कि ठीक है, सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ये भी हो रही हैं कि क्योंकि किसी बिडर ने उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लिया था तो ये प्रॉफिट सामने रख के तो वापस शायद निजकारी की तरफ जाया जाए। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, इसकी क्या हकीकत है? देखें, ये बिल्कुल भी इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत इसलिए नहीं है बिकॉज़ 2024 की जो इंटरिम रिपोर्ट इन्वेस्टर्स के सामने रखी गई थी, उसके अंदर भी ये मुनाफ़ा नज़र आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली चूँकि वो उस टाइम तक ऑडिटेड नहीं थी, तो इस वजह से आप उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते थे। लेकिन हर बिडर ने अपना-अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो लेके आई और बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ उन्होंने रखी, जो कि मालियाती उमीर के अंदर मालियाती उमूर में पाकिस्तान की टॉप की इदारे होते हैं, वो उन्होंने एज़ अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट उनके अपने पास रखा, तो ये परफ़ॉर्मेंस नेचुरली उनके पास थी। शायद एक फैक्टर उनको उस टाइम तक पता नहीं था, वो ये था कि पीआईए के ऊपर से यूरोपीय यूनियन या फिर बाद-ए-ज़ां बरतानवी पाबंदी का खात्मा हो जाएगा, जिसकी वजह से पीआईए के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया। लेकिन उसके अलावा आई थिंक ये नंबर्स उनके पास थे। वो प्रोसेस क्यों फॉल अपार्ट किया या उस प्रोसेस के अंदर इंटरेस्ट उस तरीके से क्यों नहीं आया, उसकी शायद कुछ और वजह हो सकती है, जो शायद निजकारी कमीशन मेरे से ज़्यादा बेहतर तौर पे आपको बता सकें। लेकिन मेरे ख़्याल में इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है कि ये कोई ऐसा सरप्राइज़ था जो कि ऑल ऑफ अ सडन इस साल मार्च या अप्रैल के महीने में पीआईए को पता लगा और गुज़िश्ता साल के नंबर्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं था। हम्म। देखें, जो इतने बड़े इदारे होते हैं, जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा पब्लिक स्क्रूटनी होती है, या इतना ज़्यादा इनके ऊपर ज़ोर होता है और ख़ास तौर पे आप ये समझें कि एक हुँ। निजकारी के प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं, जिसके ऊपर वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के लोग, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपने ऑडिटर्स लेके आईं और आके उन्होंने एक-एक चीज़ स्क्रूटनाइज़ की पीआईए की, तो ये कहना बिल्कुल ठीक। भी मेरे ख़्याल में अब्दुल्ला सही साहब, नहीं है लेकिन कि यहाँ उनको पर ये एक चीज़ पॉइंट पता है नहीं जो थी। अभी एतराज़ किया जा रहा है, जब से ये खबर सामने आई है, वज़ीर-ए-आज़म के भी ट्वीट सामने आए हैं कि 21 साल बाद खालिस मुनाफा। अब सवाल ये हो रहा है कि जब आपको याद होगा, जब निजकारी के हवाले से बातचीत हो रही थी तो फिर पता चला कि एक जो है वो खसारे में जा रही है पीआईए, और फिर दो कंपनीज बनाई गई। एक प्रॉफिटेबल जो था उसको अलग कर दिया गया, खसारे वाली को अलग कर दिया गया। फिर जो खसारे वाला सारा मामला था वो हुकूमत ने अपने सर ले लिया। फिर अचानक से ये खबर आती है कि इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ है। अब ये सवाल उठ रहा है कि शायद ये टेक्निकली जो है वो मुनाफा है जिसको हुकूमत ने अपने सर लिया, निजकारी के हवाले से दोबारा से इसकी प्राइवेटाइजेशन के की तरफ जाया जाएगा। तो क्या ये वाकईतन ही मुनाफा है, या फिर इतना पूरा सच है, या फिर जिस तरह हमने देखा था कि माजी में हमें जो मुनाफा हुआ था वही वाला मुनाफा है? देखिए, पीआईए को 2023 में भी ऑपरेशन लेवल पे मुनाफा हुआ था हम्म। और गुज़िश्ता साल जब मार्च या अप्रैल के महीने में, मार्च-अप्रैल 2024 में एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने इश्यू की थी, जो कि तब से निजकारी कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। उसके ऊपर जो नंबर्स दस्तयाब हैं, मेरे ख़्याल में उन्हीं नंबर्स के ऊपर चल के पीआईए ने अपना 2024 का पूरा साल कंप्लीट किया। तो कहना कि शायद ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है या गवर्नमेंट ने किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल विज़िटरी दिखाई है कि जिसकी वज़ह से प्रॉफ़िट आया, ये बिल्कुल भी सही इसलिए नहीं है हम्म। बिकॉज़ अगर आप पूरे साल के अकाउंट्स देखें या अगर आप उस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को भी देखें, तो ये जी। एक्सपेक्टेड यही था कि ये साल ये होगा। शायद 26 अरब उनको नहीं आइडिया था। मेरे ख़्याल में 8 या 9 या 10 अरब का तो उस टाइम पे भी बहुत क्लियर कट इंडिकेशन ठीक हो थी गया कि सर, पीआईए जो ये तो है आपको पॉइंट जैसे आ ही गया। मुझे जैसे ही डेट उतरेगा। साथ में थोड़ा सा ये बताइएगा कि कॉस्ट कटिंग कहाँ पे हो रही है? क्या जो एक जहाज़ में आपका जो एक्स्ट्रा क्रू होता था उसको कट किया गया? इसके अलावा कौन कौन से रूट्स हैं डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली जो जिन पे मुतारिफ हो पीआईए गए। अब ऑपरेट करने जा रही है, ताकि इस मुनाफे को मजीद सस्टेनेबल बनाया जाए या फिर इसको आगे इससे भी डबल मुनाफा कमाया जाए? देखिए जी, बुनियादी तौर के ऊपर जो एयरलाइन ऑपरेशन की सबसे बड़े कंपोनेंट होते हैं कॉस्ट के, वो होते हैं फ्यूल, उसके बाद जो एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग होती है और जो उसकी मेंटेनेंस। ये 3 बुनियादी जो बड़े हेड्स हैं जिनके ऊपर एयरलाइन ऑपरेशन डिपेंड करता है। और चौथा ये है कि आप कौन से नेटवर्क के ऊपर या कौन सी जगह के ऊपर कौन-सा जहाज़ का इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर आप वो बड़े वाले 777 चलाने शुरू कर दें, तो वो बिल्कुल भी आपको किसी सूरत में मुनाफ़ा नहीं देंगे। तो इन तमाम एलिमेंट्स को देखा गया। देखें, फ्यूल हेजिंग प्लस फ्यूल की इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन प्लस दरमियान में ऐसे रूट्स जो कि थोड़े से डायरेक्ट होते हैं जिसके ऊपर आपको फ्यूल की बचत होती है, और प्लस जो फ्यूल का ओवरऑल इम्पैक्ट ग्लोबली आया जो कि एयरलाइन की बेनिफिट्स में रहा, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। जहाज़ की जो लीज़ेस थी उनकी रीनेगोशिएशन, कुछ जहाज़ हमने एक्वायर किए पिछले साल के शुरू के अंदर, जो कि हम लीज़ के ऊपर हमारे साथ थे, लेकिन हमने इवेंचुअली एक्वायर कर लिया लीज़ की कॉस्ट बचाने के लिए। सिमिलरली जो जहाज़ की मेंटेनेंस के रेजीम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि वो पुर्ज़े जो आपको
शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर आप शॉर्ट नोटिस में मंगवाएंगे तो पुर्जे आपको महंगे पड़ेंगे, अगर आप थोड़ा सा प्लान करके करेंगे तो वही पुर्जे आप बहुत अच्छी बेहतर कीमत पे हासिल कर सकते हैं। ये तमाम एलिमेंट्स से जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ओवरऑल कॉस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। वर्कफोर्स रिडक्शन भी एक अहम है, लेकिन वर्कफोर्स की अनलाइक पॉपुलर परसेप्शन, वर्कफोर्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है पीआई की कॉस्ट के अंदर, कुछ 6-6.5% का इम्पैक्ट है उसका। लेकिन ये तमाम चीज़ें अगर आप डालें तो ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर आप गए। जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताएं कि अब क्या हम पीआईए को निजकारी के बगैर चला सकते हैं या फिर करनी पड़ेगी, क्या लगता है आपको? देखिए अगेन मालिक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है, और सिलसिले के अंदर जो हतमी फैसला वो ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान ने लेना है। उनके क्या कंसिडरेशंस हैं या उनकी कौन सी ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो कि उन्होंने की हुई हैं बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ, ये इसका फैसला तो शायद हुकूमत करेगी। लेकिन इंतज़ामी तौर के ऊपर पीआई इंतज़ामिया बहुत इस बात के ऊपर क्लियर है कि इंतज़ामी तौर के ऊपर पीआई ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बड़ा स्ट्रांगली मॉनिटर करना है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, अपने कॉस्ट को कंट्रोल रखना है, अपने रेवेन्यूज़ का इज़ाफ़ा करना है। आप जैसे देख रहे हैं कि हम नेटवर्क को बहुत तेज़ी से अपना बढ़ा रहे हैं। अभी पेरिस की फ्लाइट शुरू हुई है, अगले 2-3 महीने के ऊपर अच्छा बरतानिया की अब्दुल्ला परवाज़ साहब, वी हैव लास्ट फ्यू है। सेकंड्स, मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली कौन से ऐसे रूट्स हैं जो पीआईए वर्क कर रही है कि उनको वापस और भी इनहेंस किया जा सकता है? देखें यूरोप के ऊपर कैपिटलाइज़ करेंगे, बरतानिया के रूट के अंदर लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के ऊपर चलाएँगे, बिकॉज़ ये कोई बहुत प्रोडक्टिव रूट है, 30-40 अरब रुपए सालाना का रूट है। सेंट्रल एशिया के ऊपर अभी पीआईए बाकू शुरू कर रही है। जो सऊदी अरेबिया जो कि हमारा बहुत अच्छा रूट है, उसके ऊपर हम कैपिटलाइज़ करेंगे। फार ईस्ट के ऊपर चाइना और भाई कुआलालंपुर मजीद के देखते हैं ऊपर कि हम अब कौन से रूट्स होंगे। एक्सपैंड थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद। इशूज़ पे जो कंसर्न्स थे हमारे माइंड में भी या फिर अवाम के माइंड में भी, वो हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ आ गई होगी, बिकॉज पीआईए इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नॉन एयरलाइन, और अब ये अच्छी खुशखबरी, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ के मुनाफा हो रहा है और मजीद भी होना चाहिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।